नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र का एक टॉपिक भुगतान शेष तथा व्यापार शेष की अवधारणात्मक समझ के बारे में जानेंगे तथा यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं उन प्रश्नों का सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यह टॉपिक क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी यह टॉपिक महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में मिलने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहती है। और वैसे भी भुगतान शेष एवं व्यापार शेष समझना चाहिए कि भुगतान शेष किसे कहते हैं, व्यापार शेष किसे कहते हैं और कौन कौन सी मदें व्यापार शेष एवं भुगतान शेष में शामिल की जाती हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग व्यापार शेष एवं भुगतान शेष के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे तथा व्यापार शेष एवं भुगतान शेष की अवधारणात्मक समझ के बारे में जानेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं और बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से हम लोग पूरा चैप्टर ही अध्ययन कर लेंगे। जैसे 1 नंबर प्रश्न है, व्यापार शेष मापा जाता है किससे? निर्यात तथा आयात की दृश्य मदों के अंतर से, निर्यात तथा आयात की अदृश्य मदों के अंतर से, स्वर्ण के बाहरी तथा आंतरिक प्रवाह के अंतर से, सभी विदेशी विनिमय प्राप्तियों तथा विदेशी विनिमय भुगतानों के अंतर से। तो भुगतान शेष सभी विदेशी विनिमय प्राप्तियों तथा विदेशी विनिमय भुगतानों के अंतर से मापा जाता है। क्या है व्यापार भुगतान शेष? बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीओपी 1 वर्ष की समयावधि के दौरान किसी देश के शेष विश्व के साथ सभी मौद्रिक लेन देन या आर्थिक लेन देनों का लेखांकन बीओपी कहलाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान शेष कहलाता है। ये लेन देन एक देश के व्यक्तियों, फर्मों तथा सरकार द्वारा किए जाते हैं। भुगतान शेष के मौद्रिक लेन देन के अंतर्गत वस्तुओं के निर्यात एवं आयात को शामिल किया जाता है। इसमें दृश्य मदों का व्यापार होता है क्योंकि वस्तुएं जो हैं वह दृश्य होती हैं। इसके अलावा व्यापार शेष या भुगतान शेष में सेवाओं के निर्यात एवं आयात को शामिल किया जाता है। इसमें अदृश्य मदों का व्यापार होता है क्योंकि सेवाएं अदृश्य मदें होती हैं और इन्हें देखा नहीं जा सकता है। इसके अलावा वित्तीय परिसंपत्तियों की अंतर्राष्ट्रीय खरीद एवं बिक्री को बीओपी में शामिल किया जाता है। इन परिसंपत्तियों में बॉन्ड और स्टॉक को रखा गया है। वास्तविक परिसंपत्ति का अंतर्राष्ट्रीय खरीद एवं बिक्री बीओपी में शामिल की जाती है। ध्यान देने योग्य बात है कि वस्तु एवं सेवा का निर्यात करने पर विदेशी विनिमय का प्रवाह होता है। वस्तु एवं सेवा का निर्यात करने पर विदेशी विनिमय का प्रवाह होता है तथा भुगतान शेष विदेशी विनिमय की सभी प्राप्तियों तथा भुगतानों को रिकॉर्ड करता है। प्राप्तियों को क्रेडिट मद में रिकॉर्ड किया जाता है। भुगतान शेष की जो प्राप्तियां हैं वह क्रेडिट मद में डाली जाती हैं और भुगतान शेष जो है वह डेबिट मदों में डाला जाता है। अगर भुगतान शेष के घटकों की बात की जाए तो भुगतान शेष जो है भुगतान शेष के चालू खाते घटक के अंतर्गत वस्तुओं का निर्यात, वस्तुओं का आयात शामिल किया जाता है जिसे दृश्य मदों के अंतर्गत रखा जाता है। अदृश्य मदों के अंतर्गत
आय जिसमें निवेश आय तथा कर्मचारियों के पारिश्रमिक को रखा जाता है। ये अदृश्य मदें हैं, निवेश आय तथा कर्मचारियों का पारिश्रमिक। गैर कारक सेवाएं जिसमें जहाजरानी, बैंकिंग, बीमा आदि को रखा जाता है तथा चालू हस्तांतरण जिसमें उपहार, अंतरण एवं मुक्त हस्तांतरण आय को रखा जाता है। तो भुगतान शेष के चालू खाते के अंतर्गत दृश्य मदों में आयात वस्तुओं के आयात एवं निर्यात को रखा जाता है तथा अदृश्य मदों के अंतर्गत आय, गैर कारक आय तथा चालू हस्तांतरण को रखा जाता है। इसी प्रकार से भुगतान शेष के पूंजी खाते के अंतर्गत दो खाते होते हैं ना, चालू खाता और पूंजी खाता। तो भुगतान शेष के पूंजी खाते के अंतर्गत उधार, विदेशी निवेश तथा एनआरआई जमाओं को शामिल किया जाता है। उधार में क्या क्या शामिल किया जाता है? तो उधार में बाहरी वाणिज्यिक उधार और बाहरी सहायता को रखा जाता है। विदेशी निवेश के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेश जिसे पोर्टफोलियो निवेश भी कहा जाता है, रखा जाता है। 2020 में पोर्टफोलियो भारत का जो पोर्टफोलियो निवेश है वह 21,000 करोड़ रुपए रहा। 21,000 करोड़ रुपए 2020 में भारत का पोर्टफोलियो निवेश रहा। और विदेशी निवेश के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को शामिल किया जाता है। 2022 के अनुसार भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 71 अरब डॉलर का रहा। 71 अरब डॉलर का रहा, जिसमें 16% की कमी रिकॉर्ड की गई है। अगर सबसे ज़्यादा एफडीआई प्रवाह वाले देश की बात की जाए भारत के संदर्भ में, तो सबसे ज़्यादा भारत को एफडीआई देने वाला देश सिंगापुर है। 17.20 यूएस बिलियन डॉलर सिंगापुर क्या कर रहा है? एफडीआई कर रहा है 2022 के अनुसार। इसके बाद मॉरिशस और फिर यूएसए आता है। अगर राज्यों की बात की जाए किस राज्य में सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है, फिर कर्नाटक, फिर दिल्ली में। अगर क्षेत्रों की बात की जाए तो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर में सबसे ज़्यादा एफडीआई 9.39 यूएस बिलियन डॉलर एफडीआई कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में आया है। सेकेंड नंबर पे सेवा क्षेत्र में आया है और थर्ड में व्यापार में आया है। तो यह भुगतान शेष के चालू खाते एवं पूंजी खाते के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। भुगतान शेष के चालू खाते के घटक के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को, आयात को रखा जाता है, जिसे दृश्य मदों के अंतर्गत रखा जाता है तथा भुगतान शेष के चालू खाते के अंतर्गत ही आय, गैर कारक सेवाएं तथा चालू हस्तांतरण को रखा जाता है, जो अदृश्य मदों के अंतर्गत रखी जाती है। इसी प्रकार से भुगतान शेष के पूंजी खाते के अंतर्गत उधार, जिसमें बाहरी उधार और बाहरी सहायता को रखा जाता है। विदेशी निवेश में एफपीआई और एफडीआई को रखा जाता है तथा एनआरआई जमाएं, बैंकिंग पूंजी तथा एनआरआई जमाओं को छोड़कर अल्पकालीन जमाओं को भुगतान शेष के पूंजी खाते में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, व्यापार शेष मापा जाता है कैसे? वस्तुओं के निर्यात तथा आयात के अंतर से, सेवाओं के निर्यात तथा आयात के अंतर से, पूंजी के निर्यात तथा आयात के अंतर से, सभी निर्यातों तथा सभी आयातों के अंतर से। तो व्यापार शेष जो है वस्तुओं के निर्यात तथा आयात के अंतर से मापा जाता है। व्यापार शेष बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है निर्यात माइनस आयात। निर्यात माइनस आयात, यह क्या है? व्यापार शेष है। और भुगतान शेष एक देश का शेष, विश्व के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसी को भुगतान शेष के अंतर्गत रखा जाता है। व्यापार शेष के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लिया जाए। क्या है व्यापार शेष? तो व्यापार शेष वह खाता है जो केवल वस्तुओं के आयात एवं निर्यात का रिकॉर्ड रखता है। यह दृश्य मदों के निर्यात तथा दृश्य मदों के आयात का अंतर है। व्यापार शेष क्या है? सिर्फ व्यापार शेष में वस्तुओं का व्यापार होता है, सिर्फ और सिर्फ व्यापार शेष में वस्तुओं का व्यापार होता है और यह दृश्य मदों के निर्यात तथा दृश्य मदों के आयात का अंतर है।
तो व्यापार शेष क्या होता है? निर्यात माइनस आयात। यह क्या होता है? व्यापार शेष कहलाता है। व्यापार शेष में भौतिक वस्तुओं से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय लेन देन शामिल किए जाते हैं जिन्हें सीमा रेखा को पार करते हुए देखा जा सकता है। मतलब जो वस्तुएं सीमा रेखा को पार करते हुए देखी जा सकती हैं उन्हें व्यापार शेष में शामिल किया जाता है। व्यापार शेष दृश्य निर्यात तथा दृश्य आयातों के बीच का अंतर है। दृश्य निर्यात मतलब x माइनस m जो है यही क्या है? व्यापार शेष है। मतलब निर्यात माइनस आयात ही क्या कहलाता है? व्यापार शेष है। यह कभी कभी सूत्र पूछ लेता है। और व्यापार शेष केवल वस्तुओं से संबंधित लेन देन को रिकॉर्ड करता है या पूंजी खाते के लेन देन को रिकॉर्ड नहीं करता है। व्यापार शेष पूंजी खाते को के लेन देन को रिकॉर्ड नहीं करता है। इसके अलावा व्यापार शेष अगर x व्यापार शेष की 3 स्थितियां देखने को मिलती हैं। अगर x ज़्यादा है m से, x कम है m से, x बराबर है m के। x का मतलब हुआ निर्यात और m का मतलब हुआ आयात। अगर निर्यात ज़्यादा है आयात कम है तो ऐसी स्थिति में आधिक्य की स्थिति देखने को मिलेगी, व्यापार शेष अनुकूल रहेगा। अगर निर्यात कम है आयात ज़्यादा है तो हानि की स्थिति देखने को मिलेगी और व्यापार शेष प्रतिकूल रहेगा। इसके अलावा अगर निर्यात और आयात बराबर हैं तो संतुलन की स्थिति रहेगी या निर्यात आयात बराबर होने पर व्यापार शेष संतुलित रहेगा। तो व्यापार शेष में 3 स्थितियां देखने को मिलती हैं। आधिक्य, हानि और संतुलित व्यापार शेष। इसके अलावा भुगतान शेष में भुगतान शेष जो है हमेशा संतुलन में रहता है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। व्यापार शेष के सौदों को निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में बांटा जाता है? तो व्यापार शेष के सौदों को जो है वह दृश्य मदों के अंतर्गत रखा जाता है। व्यापार शेष के सौदे में व्यापार शेष जो है सिर्फ वस्तुओं के दृश्य एवं अदृश्य मदों का आयात निर्यात करता है। इसलिए व्यापार शेष को दृश्य मदों के अंतर्गत रखा जाता है, जबकि भुगतान शेष में दृश्य अदृश्य चालू हस्तांतरण को शामिल किया जाता है। भुगतान शेष में दृश्य मदों, अदृश्य मदों एवं चालू हस्तांतरण को शामिल किया जाता है, जबकि व्यापार शेष में केवल वस्तुओं का आयात निर्यात शामिल किया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, चालू खाते में रिकॉर्ड किया जाता है। क्या चालू खाते में रिकॉर्ड किया जाता है? ऑप्शन ए वस्तुओं के निर्यात तथा आयात से संबंधित मदों को, बी गैर कारक तथा कारक आय से संबंधित मदों को, सी चालू हस्तांतरण से संबंधित मदों को, डी उपरोक्त सभी। तो चालू खाते में रिकॉर्ड किए जाते हैं, सभी रिकॉर्ड किए जाते हैं। 4 का सही आंसर डी है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मद भुगतान शेष के चालू खाते से संबंधित है? तो भुगतान शेष के चालू खाते से संबंधित मद जो है वह है विदेशी निवेश, ऋण, अप्रवासी भारतीयों की प्राप्तियां। उपरोक्त सभी संबंधित हैं। अगला भुगतान शेष क्या है? भुगतान शेष एक देश के शेष विश्व के साथ आर्थिक सौदों का संक्षिप्त विवरण है। भुगतान शेष वस्तुओं तथा सेवाओं से संबंधित लेन देन को रिकॉर्ड करता है। भुगतान शेष सदैव संतुलित रहता है यदि इसमें आरबीआई के कोष प्रकट किए जाते हैं। भुगतान शेष के अगर घटकों की बात की जाए तो भुगतान शेष के घटकों में चालू खाता, पूंजी खाता और सरकारी कोष शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मद व्यापार शेष में शामिल नहीं की जाती है? ब्याज तथा लाभांश का भुगतान,
पर्यटकों द्वारा किया गया व्यय, शेष विश्व से लिया गया उधार तो सभी यह व्यापार शेष में शामिल नहीं की जाती हैं। यह सारी जो मदें हैं यह भुगतान शेष के पूंजी खाते के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। व्यापार शेष में सिर्फ वस्तुएं शामिल की जाती हैं, सेवाएं नहीं। व्यापार शेष वह खाता है जो केवल वस्तुओं के आयात निर्यात को रिकॉर्ड करता है। और इसमें क्या है, पूंजीगत मदों के साथ साथ सेवाओं को भी रखा गया है जो चालू खाते के अंतर्गत आती हैं। व्यापार शेष बराबर होता है निर्यात माइनस आयात। व्यापार शेष अनुकूल, प्रतिकूल और संतुलित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। यदि दृश्य मदों के निर्यातों का मूल्य दृश्य मदों के आयातों के मूल्य से अधिक होता है तो शेष संबंधित होता है भुगतान शेष के चालू खाते से, भुगतान शेष के पूंजी खाते से, व्यापार शेष से, इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है, यदि दृश्य मदों के निर्यातों का मूल्य दृश्य मदों के आयातों के मूल्य से अधिक होता है तो शेष संबंधित होता है। तो शेष किससे, व्यापार शेष से संबंधित होता है। दृश्य मदों के निर्यात एवं दृश्य मदों के आयातों के मूल्य से अधिक होता है। जो दिखाई देता है वह व्यापार शेष के अंतर्गत ही रखा जाएगा। दृश्य वस्तुओं का व्यापार शेष खाते में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, 7 का सही आंसर सी है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, एक पक्षीय हस्तांतरण होते हैं एक तरफा भुगतान, व्युत्क्रम भुगतान, कारक आय सभी। तो एक पक्षीय हस्तांतरण जो है वह एक तरफा भुगतान होते हैं। चालू हस्तांतरणों से तात्पर्य मुक्त हस्तांतरणों से है। यह उपहार, अनुदान एवं कर्मचारी द्वारा भेजी गई राशि के रूप में एक पक्षीय अंतरण है। चालू हस्तांतरण को भुगतान शेष के अदृश्य मदों में रखा जाता है। तो यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि चालू हस्तांतरण को भुगतान शेष के अदृश्य मदों के अंतर्गत रखा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, भुगतान शेष में आधिक्य तब होता है जब, तो भुगतान शेष में आधिक्य तब होता है जब प्राप्तियां क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं और भुगतान कम होता है। प्राप्तियां ज़्यादा मतलब निर्यात ज़्यादा होता है और आयात कम का होता है। तो भारत में अभी तक सिर्फ 2 वित्तीय वर्षों में ऐसा देखा गया है जिसमें भुगतान शेष आधिक्य की स्थिति प्राप्त हुई है। एक वर्ष रहा है 1972-73 और दूसरा वर्ष रहा है 1976-77 में भारत में भुगतान शेष आधिक्य की स्थिति देखने को मिली है। बाकी सभी वित्तीय वर्षों में भुगतान शेष में ऋणात्मक स्थिति देखने को मिली है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, भुगतान शेष असंतुलन में होता है जब, क्या होता है, ऑप्शन ए चालू खाते के शेष तथा पूंजी खाते के शेष का जोड़ शून्य के बराबर नहीं होता है, बी चालू खाते के शेष तथा पूंजी खाते के शेष का जोड़ कोई धनात्मक संख्या होती है, सी चालू खाते का शेष तथा पूंजी खाते के शेष का जोड़ कोई ऋणात्मक संख्या होती है, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी सत्य हैं। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, भुगतान शेष में असंतुलन के कारण क्या होता है, भुगतान शेष के असंतुलन के कौन कौन से कारण हैं, आरबीआई के सरकारी कोषों में वृद्धि होती है, आरबीआई के सरकारी कोषों में कमी होती है। तो ए और बी दोनों सही हैं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, समायोजक मदें भुगतान शेष के खाते में वे मदें हैं जिनका निर्धारण लाभ को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है, जिनका संबंध देश के भुगतान शेष की धनात्मक तथा ऋणात्मक स्थिति से है, जिनके कारण आरबीआई के सरकारी कोषों में वृद्धि या कमी होती है। तो समायोजन के कारण यह सभी स्थितियां देखने को मिलती हैं भुगतान शेष खाते में। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, भुगतान शेष में असंतुलन के कारण का संबंध है स्वायत्त मदों से, समायोजक मदों से, ए तथा बी दोनों से,
ना तो ए और ना ही बी से। तो भुगतान शेष में असंतुलन के कारण का संबंध स्वायत्त मदों से है। 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, व्यापार शेष एक भाग है किसका? भुगतान शेष के चालू खाते का, भुगतान शेष के पूंजी खाते का, सरकारी कोष खाते का, इनमें से कोई नहीं। तो व्यापार शेष जो है भुगतान शेष के चालू खाते का एक भाग है, क्योंकि चालू खाते में सिर्फ वस्तुओं को रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए व्यापार शेष को भुगतान शेष के चालू खाते के पक्ष में रखा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, अदृश्य मदों के शेष से अभिप्राय है। तो अदृश्य मदों के शेष का मतलब हुआ गैर कारक सेवाओं का शेष प्लस आय का शेष प्लस हस्तांतरण आय है। तो 17 का सही आंसर सी है। 18, जब भुगतान शेष संतुलन में होता है तब क्या होता है? चालू खाता प्लस पूंजी खाता बराबर 0 होता है और सरकारी कोष पूंजी खाते का एक भाग होता है। तो डी सही है। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है? यदि निर्यात 1000 लाख, आयात 1650 लाख, तब व्यापार शेष प्रकट होगा। तो व्यापार शेष क्या होता है? व्यापार शेष बराबर होता है निर्यात माइनस आयात। निर्यात है 1650 लाख और आयात है 1000 लाख, तो बचेगा 650 लाख का घाटा। तो 650 लाख इसमें है, ए ऑप्शन में है। 18 का सही आंसर ए है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि व्यापार शेष माइनस 1600 करोड़ और निर्यात का मूल्य 500 करोड़ हो तो आयातों का मूल्य क्या होगा? तो व्यापार शेष बराबर होता है निर्यात माइनस आयात। व्यापार शेष दिया गया है कितना? 600 लाख करोड़ और निर्यात 500 और आयात निकालना है, माइनस आयात निकालना है। तो आयात बराबर हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 6 5 11, ये इधर चला जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो 6 कितना कितना दिया गया है क्वेश्चन में? 6 5 11, ठीक है, 1100 करोड़ आ जाएगा, 1100 करोड़ रुपए आ जाएगा। सी सही हो जाएगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि व्यापार शेष 200 करोड़ का घाटा दर्शाता है और निर्यातों का मूल्य 900 करोड़ रुपए हैं तो निर्यात का मूल्य होगा, आयातों का मूल्य 900 करोड़ रुपए है तो निर्यात मूल्य होगा। तो व्यापार शेष क्या है? व्यापार शेष बराबर होता है निर्यात माइनस आयात। व्यापार शेष कितना दिखा रहा है? 200 करोड़ रुपए और निर्यात निकालना है तो यह निर्यात हो जाएगा और यहाँ आयात कितना है? 900 करोड़ रुपए। तो निर्यात बराबर हो जाएगा माइनस 900 माइनस 700 माइनस 200, तो 700 रुपया आएगा, 700 करोड़ रुपया आ जाएगा। सी सही है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी है। अगला है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। शेष वस्तुओं के आयात एवं निर्यात का रिकॉर्ड रखता है तो कौन सा शेष? व्यापार शेष या भुगतान शेष? तो व्यापार शेष जो है वस्तुओं के आयात एवं निर्यात का रिकॉर्ड रखता है, व्यापार शेष सही है। खाते लेन देन भावी दावों को बढ़ावा नहीं देते हैं, कौन से खाते? तो चालू खाते लेन देन भावी दावों को बढ़ावा नहीं देते हैं। अगला है, देश में विदेशी विनिमय का प्रवाह होता है जब हम वस्तुओं तथा सेवाओं का क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? खाली स्थान बराबर कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस निवेश आय, तो क्या हो जाएगा इसमें? कारक आय बराबर कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस निवेश आय, कारक आय सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, सभी प्रकार की वस्तुओं के निर्यात तथा आयात को भुगतान शेष के खाते में रिकॉर्ड किया जाता है, किसमें? चालू खाते में रिकॉर्ड किया जाता है। सभी प्रकार की वस्तुओं के निर्यात तथा आयात के भुगतान शेष को चालू खाते में रिकॉर्ड किया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, खाता शेष में व्यापार शेष अदृश्य मदों के शेष में सम्मिलित किया जाता है।
कौन सा खाता? तो चालू खाता व्यापार शेष के अदृश्य मदों में सम्मिलित किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, पूंजीगत वस्तुओं के निर्यात एवं आयात को खाते में शामिल नहीं किया जाता है। पूंजीगत वस्तुओं के निर्यात एवं आयात को पूंजीगत खाते में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि वस्तु चालू खाते में शामिल होती हैं। तो इसमें पूंजीगत हो जाएगा 7 का। 8 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान मदों से अभिप्राय भुगतान शेष के उन मदों से है जो लाभ कमाने के विचार से किए जाते हैं। तो स्वायत्त मदों से हुई, स्वायत्त मदों से। अगला है, जब भुगतान शेष में होता है तो केंद्रीय बैंकों के सरकारी कोषों में कोई संचलन नहीं करता है। क्या होता है? जब भुगतान शेष संतुलन में होता है तो केंद्रीय बैंक के सरकारी कोषों में कोई संचलन नहीं होता है। अगला है 10 नंबर और लास्ट है रिक्त स्थान भरने का क्वेश्चन, भुगतान शेष आधिक्य के कारण सरकारी कोषों में होती है। तो भुगतान शेष आधिक्य के कारण सरकारी कोषों में वृद्धि होती है। अगला है, सत्य एवं असत्य की पहचान करनी है। शेष सेवाएं दृश्य नहीं होती हैं जब वे सीमा पार करती हैं। सेवाएं दृश्य नहीं होती हैं जब वे सीमा पार करती हैं। सीमा पार करते समय वस्तुएं दृश्य होती हैं, सेवाएं नहीं होती हैं। तो सही है कथन। सीमा पार करते समय क्या है? वस्तुएं दृश्य होती हैं, सेवाएं नहीं हैं। तो कथन है सही। 2 नंबर, भुगतान शेष खाते में अदृश्य मदों के व्यापार में चालू हस्तांतरणों से संबंधित मौद्रिक लेन देन शामिल है। सही है। अगला, पर्यटकों द्वारा व्यय व्यापार सेवा में शामिल होता है। पर्यटकों द्वारा व्यय भुगतान शेष में शामिल होता है। यह है गलत। 3 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन, चालू खाते में शेष विश्व को किए गए सभी भुगतान नाम पक्ष में रिकॉर्ड किए जाते हैं। चालू खाते में शेष विश्व को किए गए सभी भुगतान नाम पक्ष में रिकॉर्ड किए जाते हैं। 4 का है सही आंसर, सत्य है। 5 नंबर, भुगतान शेष सदैव संतुलित होता है जब सरकारी कोष पूंजी खाते का एक भाग होते हैं। तो भुगतान शेष संतुलित होता है। व्यापार शेष तीनों हो सकता है, भुगतान शेष संतुलित ही रहता है। सही है, हाँ, भुगतान शेष संतुलित रहता है। 5 ये सही है। 6, वित्तीय सौदे वास्तविक परिसंपत्तियों की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री एवं खरीद से संबंधित है। तो वित्तीय सौदे वास्तविक परिसंपत्तियों की अंतर्राष्ट्रीय खरीद एवं बिक्री से संबंधित हैं। गलत है, 6 गलत है। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भुगतान शेष केवल वस्तुओं से संबंधित लेन देन को रिकॉर्ड करता है। तो भुगतान शेष वस्तुओं और सेवाओं दोनों से संबंधित दोनों को रिकॉर्ड करता है भुगतान शेष, लेकिन व्यापार शेष सिर्फ वस्तुओं से संबंधित मदों को रिकॉर्ड करता। तो यह है गलत। 7 नंबर। अगला 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? समायोजक मदें भुगतान शेष के संतुलन को पुनः प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। समायोजक मदें भुगतान शेष के संतुलन को पुनः प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। 8 है सही। 9, भुगतान शेष खाते में सरकारी कोषों में वृद्धि को ऋणात्मक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। सही है। भुगतान शेष खाते में सरकारी कोषों में वृद्धि को ऋणात्मक चिन्ह द्वारा भुगतान शेष खाते में सरकारी कोषों में वृद्धि को ऋणात्मक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। सही है। 9 सही है। 10 क्या है? उपहार, अनुदान एवं कर्मचारियों द्वारा भेजी गई राशि के रूप में एक पक्षीय अंतरणों को चालू हस्तांतरण में शामिल किया जाता है। या ठीक है, सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? कॉलम फर्स्ट तथा कॉलम सेकंड में दिए गए कथनों के समूहों में से सही युग्म के कथन का चयन करना है। क्या है सही? इसमें देख लिया जाए। ए में है, बाहरी वाणिज्यिक उधार ब्याज रियायती दर पर उपलब्ध होता है। नहीं है। स्वायत्त मदें भुगतान शेष की रेखा के नीचे की मदों के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं। यह भी गलत है। वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्यात भुगतान शेष खाते में धनात्मक मदों के रूप में दर्ज किया जाता है। अनिवासी भारतीयों द्वारा की गई जमाएं चालू खाते का एक घटक है। डी सही है। डी सही है।
डी वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्यात भुगतान शेष खाते में धनात्मक मदों के रूप में दर्ज किया जाता है। डी नहीं, सी सही है, सी सही है। अगला है व्यापार घाटा। तो व्यापार घाटा क्या होगा? वस्तु का निर्यात कम होता है वस्तु के आयात से, मतलब आयात ज़्यादा होता है, निर्यात क्या होता है? कम होता है, आयात ज़्यादा होता है, तो क्या हो जाता है? व्यापार घाटा। व्यापार घाटा। तैयार वस्तुएं क्या हैं? तैयार वस्तुएं होती हैं वस्तुओं का निर्यात एवं आयात। तो तैयार वस्तुएं वस्तुओं का निर्यात एवं आयात, तैयार वस्तुएं। ए का मिलान हो जाएगा थर्ड से, नहीं, ए का मिलान हो जाएगा सेकंड से, थर्ड से नहीं, ए सेकंड से। बी तैयार वस्तुएं क्या हैं? तैयार वस्तुएं हैं वस्तुओं का निर्यात एवं आयात, फोर्थ से मिलान हो जाएगा। सी स्वायत्त मदें। स्वायत्त मदें क्या हैं? तो स्वायत्त मदें जो हैं वह भुगतान शेष असंतुलन के कारण होती हैं। सी का मिलान हो जाएगा 1 से। और डी चालू हस्तांतरण। तो चालू हस्तांतरण जो है वह अदृश्य मदों का एक अंग होती हैं। चालू हस्तांतरण जो है अदृश्य मदों का एक अंग होती हैं, थर्ड से। तो सेकंड फोर्थ फर्स्ट थ्री, सेकंड फोर्थ फर्स्ट थ्री ए ऑप्शन में दिया गया, तो ए सही है।